हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वित्त विधेयक का संबंध है, मैं वहाँ से आरंभ करना चाहूँगा जहाँ माननीय मंत्री ने कल छोड़ा था, जब वह कतिपय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक अल्पकालीन आधार पर समस्या का निपटान किया था, थोड़ी अवधि के लिए पूर्ति और मांग का प्रबंध, ताकि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके। मैं लंबी अवधि की स्थायी समस्याओं की बात करना चाहूँगा, जो लगभग जटिल है और जिनमें कीमतों को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। एक ऐसी प्रवृत्ति जो वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था में रही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि सरकार का पहला कार्य महंगाई को रोकना होगा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। इसके कार्यक्रम के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। इसके कुछ स्थायी घटक हैं। पहला है राजकोषीय असंतुलन, जो 7,206 करोड़ रुपए के घाटे के कारण उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानता कि बजट में इतना घाटा रहते हुए वह कैसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रख सकते हैं। इससे एक बड़ी घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होगी, जिससे केंद्रीय बैंक पर सरकार का अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण बढ़ेगा और हमारे देश में इस प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था पर्याप्त समय से चली आ रही है और वित्त मंत्री इस परंपरा को तोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। किंतु यही मुद्दा नहीं है। हमने घाटा बजट से जो अनुमान किया है, घाटे की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा होगी। बजट में 7,206 करोड़ रुपए का घाटा है। वास्तव में वास्तविक घाटा बहुत अधिक है। अनेक आलोचकों ने तथा पूर्व वित्त मंत्री ने भी यह कहा है कि यह घाटा कम करके बताया गया है, क्योंकि एक मुश्त भुगतानों को वर्तमान वर्ष के बजाय विगत वर्ष के नाम में डाल दिया गया है। उदाहरणार्थ, भारतीय खाद्य निगम को 260 करोड़ रुपए का भुगतान सार्वजनिक निगमों के 588 करोड़ रुपयों के ऋण को बट्टे खाते डालना तथा रक्षा भुगतानों के समायोजन के लिए 100 करोड़ रुपए। यदि इन भुगतानों को इस वर्ष में उचित ढंग से दिखाया जाता तो यह घाटा इससे अधिक होता। इस घाटे के साथ साथ पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों और रेल भाड़े, दूरसंचार, डाक प्रभारों तथा उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि गरीबी हटाने तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। मूल्यों को स्थिर करने की कोई संभावना नहीं है। वस्तुतः हम अत्यधिक मूल्य वृद्धि से परेशान हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त दूसरा दीर्घकालीन कारक काला धन है, जिसके कारण विगत वर्षों से मूल्यों में वृद्धि होती रही है। काले धन की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु
विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत बड़ी मात्रा में है। अध्यक्ष महोदय, हम वित्त मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हैं कि काला धन एक सामाजिक अपराध और आर्थिक बुराई है। हम उनकी भावनाओं से सहमत हैं, परंतु उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि काले धन के सृजन में कमी करने के लिए उनका क्या विचार है। वह कहते हैं कि लोगों के पास विद्यमान काले धन का पता लगाने की बजाय इसके सृजन पर रोक लगाना अधिक महत्वपूर्ण है। उनका काले धन के सृजन पर रोक लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। जहां तक काले धन का पता लगाने का संबंध है, उन्होंने कुछ सुझाव मांगे हैं। मेरा सुझाव है कि काले धन के उपयोग की योजना बनाते समय गंदी बस्तियों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे लाखों लोग गंदगी, दरिद्रता और बीमारी पैदा करने वाली अकथनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो हमारी सभ्यता पर कलंक है। जब लाखों लोग ऐसी परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा कुछ लोग आलीशान मकानों में रहते हैं, तो हम इस देश को लोकतांत्रिक किस प्रकार कह सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से गंदी बस्तियों की सफाई को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता कृषि पर आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना को देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर ग्रामीण औद्योगिकीकरण के द्वारा ही हम अपने देश के लाखों युवाओं और युवतियों को, जो प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में सम्मिलित होते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। केवल इसी तरीके से हम बड़ी मात्रा में रोजगार जुटा सकते हैं, अन्य दूसरे तरीके से नहीं। तीसरे, मकान निर्माण के लिए निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें स्रोतों की, जहां से धनराशि प्राप्त हुई है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा किया जाएगा तो यह समस्या बहुत सीमा तक कम हो जाएगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इच्छुक व्यक्तियों, विशेषतः व्यापारियों ने काले धन के उपयोग के संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ये सुझाव अपनी व्यापारिक गतिविधियों में सुधार अथवा सहायता के लिए दिए हैं। बहुत अधिक असंतुलन केवल मुद्रास्फीति का ही नहीं, बल्कि भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति का कारण भी है। इस असंतुलन का मुख्य कारण पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमारी निर्भरता है। इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और विदेशी ऋण बढ़ जाता है। इसके उपभोग तथा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के लिए उन्होंने मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल ऑयल तथा विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। यह नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में कमी नहीं आती। विगत अनेक वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों में 8% की वृद्धि हुई है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।